दोस्तों नमस्कार। अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले क्लासेस में हम लोगों ने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी करते हैं और आंसर्स भी देते हैं यदि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो। ठीक है, और अगर वो सारे PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ उसको आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्सनैलिटी वाले चैप्टर का जो टेस्ट है वो कुछ दिन बाद लेकर मैं आने वाला हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता, एक ही बात है। और ये जो चैप्टर है ये 2 क्लास चलेंगी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस, और बाकी तो एकदम मक्खन की तरह जो क्लास है वो निकल जाएगी। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं कि यार एक्चुअल में क्रिएटिविटी क्या है और आप क्या समझते हैं रचनात्मकता से। बहुत सिंपल है, ये जो मैंने यहाँ पर इतना अच्छा आप लोगों के लिए ये जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये सब ये डिजाइन मैंने जो दिया है पूरा क्रिएटिविटी चैप्टर के लिए, तो यार ये मेरी रचनात्मकता है। मतलब ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कि जो क्रिएटिविटी जो है वो कैसे लिखाएगा ये किसने किया है, ये मैंने किया है, तो यार ये मेरी रचनात्मकता है डेफिनेटली। वो अलग बात है कि ये जो है कि यही चीज का डिजाइन है, टेम्पलेट है जिसको मैंने चोरी किया है, बट स्टिल रचनात्मकता तो है नहीं है क्योंकि मैंने चोरी किया है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आगे चल के पता चलेगा कि एक टॉपिक है सर मौलिकता, ओरिजिनलिटी, अगर वो आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं है तो वो आपकी क्रिएटिविटी की प्रोसेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां से एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर जो हम चोरी करते हैं क्या वो क्रिएटिविटी है? तो बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है। एक थ्योरी है, थ्योरी को बोलते हैं हम लोग यार हेमिस्फेरिकल थ्योरी। इंग्लिश वाले साइड के लिए लिख देता हूं हेमिस्फेरिकल थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के यानी कि मस्तिष्क के 2 हेमिस्फीयर है, एक मेरा लेफ्ट वाला और एक मेरा राइट वाला। ठीक है, ये लेफ्ट वाला और ये मेरा राइट वाला। इंग्लिश में, हिंदी में यदि बोलूं कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो ये और कुछ नहीं, ये इसको कई किताब में लिखा हुआ है कि ये जो है ये मस्तिष्क का गोलार्ध वाला सिद्धांत है। अच्छा, मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि सर जो 2 प्रकार के जो 2 मस्तिष्क हैं जो होते हैं उसका वाला एक सिद्धांत है। उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। आप सभी को पता होगा कि सर यदि हम राइट हैंड से यदि हम लिखता हूं तो इसका मतलब जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव है, और यदि मैं लेफ्टी हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो राइट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव है। ये आप लोगों ने सुना है। स्टार्ट करता हूं इस कॉन्सेप्ट से कि ये क्या बोलना चाहता है। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है ना वो 2 हिस्से में बटा है, ये हिस्से में, और ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा हेमिस्फेरिकल थ्योरी जो है वो मानता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो राइट साइड वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है वो एक्चुअल में जुड़ा हुआ है क्रिएटिविटी से, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है वो हमारा जुड़ा हुआ है इंटेलिजेंस से। व्यक्तित्व के पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम है इंटेलिजेंस। इसका मतलब जब उस चैप्टर की बात हो रही थी तो वहां पर जो भी बात हो रहा था वो मेरे लेफ्ट वाले ब्रेन के साइड का हो रहा था। अब जो बात होने वाला है वो मेरे राइट वाले ब्रेन का होने वाला है। अच्छा सर, ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉन्सेप्ट में ये बताइए कि सर लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक्चुअल में क्या क्या काम करता है और जो राइट ब्रेन है एक्चुअल में क्या काम करता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप लोग दैनिक दिनचर्या यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ होती है आपकी, ठीक है, मतलब क्या है कि सर जो भी मेरी दैनिक दिनचर्या है उसमें आप जो भी निर्णय ले रहे हैं ना, वो जो निर्णय कि यार आज मैं गुपचुप खाऊं कि आज समोसा खाऊं, आज मैं पॉलिटी पढ़ूं कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ूं, आज मैं बाल मनोविज्ञान पढ़ूं कि आज मैं गणित पढ़ूं, ये जो सभी आप निर्णय ले रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है आपके लेफ्ट वाले ब्रेन की साइड से। और ये चीज कि एक्चुअल में मैं नोट्स जो है उसको कितने अच्छे तरीके से बनाऊं, उसमें मैं लाल पेन का यूज करूं, हरा पेन का यूज करूं, ग्रीन पेन का यूज करूं, वो जो रचनात्मकता वाला जो तत्व है, वो जो पार्ट है जहां पर आप कलर यूज करना चाह रहे हो, वो मेरा राइट साइड वाला ब्रेन है। एक समस्या का निश्चित समाधान निकालने के लिए तो आप लेफ्ट साइड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सही समाधान यदि आप निकाल ले रहे हैं और सभी जो समाधान है वो सही बैठ जा रहा है, इसका मतलब आप क्या है भैया, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं, आप एक ही प्रॉब्लम को बहुत अलग अलग तरीके से आप क्या कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। मतलब सर जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन बोलता है कि सर आप क्या कीजिए, आपका जो डेली निर्णय है, आप यदि गणित पढ़ रहे हो, गणित पढ़ने में जो बुद्धि लग रही है वो आपकी कहीं ना कहीं क्या है, लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन उसी गणित में यदि एक प्रश्न है जिसको आपको लग रहा है कि अरे यार इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, इसको मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता था और इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, तो वो कहीं ना कहीं आपका राइट ब्रेन का इफेक्ट है, कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव है। तो यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट कभी आया कि अच्छा बताइए कि हमारा जो रचनात्मकता है उसका कौन से मस्तिष्क के गोलार्ध से संबंध है, तो इसमें कोई प्रकार का डाउट मत लेना कि वो मेरा कोई नहीं, वो मेरा राइट साइड वाला है। देखो मैंने आपके लिए जो डायग्राम है ना उसमें भी राइट साइड वाले में थोड़ा सा रंगीन बनाया है ताकि वो याद रहे कि यार राइट साइड वाला क्या है मेरा, बहुत सुंदर शानदार क्रिएटिव है। ठीक है, ये
चीज क्लियर हुआ, अब थोड़ा सा एक्चुअल में चलते हैं कि जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है मेरा। ठीक है, तो रचनात्मकता का, इससे पहले मैं एक बेसिक जानकारी जो मुझे लगता है कि जानना जरूरी है, फादर ऑफ क्रिएटिविटी कौन कहलाएंगे? फादर ऑफ क्रिएटिविटी, इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होगा ना यार जिसने थोड़ा सा इस बात पे जोर दिया होगा कि यार बुद्धि के अलावा रचनात्मकता जैसी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो यार वो कौन है? तो यार एक्चुअल में वो व्यक्ति का नाम है टॉरेंस। ठीक है, और यही टॉरेंस का ना परीक्षण भी होता है क्रिएटिविटी को लेकर। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षण को, बट ये जानना जरूरी है कि फादर ऑफ क्रिएटिविटी कौन है? टॉरेंस है। ठीक है, और मतलब रचनात्मकता के पिता कौन है? तो मेरे टॉरेंस है। रचनात्मकता जो है वो एक्चुअल में शब्द जो है वो कहां से आया है? तो आप सभी, जैसे कि अगर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो वो कहां से आया? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो है पर्सोना से आया, आप सभी को पता है। ठीक है, शिक्षा जो है शिक्ष धातु से आया, ये सब पता था। तो वैसे ही ये जो है ना, ये यूनानी भाषा के कैरे शब्द से आया, मतलब एक प्रकार का कैरे शब्द है, और उस कैरे से हमने क्रिएटिविटी निकाला और क्रिएटिविटी से हमने रचनात्मकता निकाल लिया। उस क्रिएटिविटी, उसका अर्थ मतलब कैरे शब्द का जो वास्तविक अर्थ था वो था अस्तित्व में आना अथवा बढ़ना, यानी कि ग्रो होना। ऐसा कोई चीज जो कंटिन्यूस ग्रो होगा वो हमारी क्रिएटिविटी। ठीक है, हिंदी में आप लोग यदि मुझसे पूछेंगे कि सर रचनात्मकता को आप एक लाइन में बताइए, तो मैं बोलूंगा एक समस्या के बहुत अलग अलग प्रकार के समाधान खोजना ही आपकी रचनात्मकता है। यही आपकी रचनात्मकता है, इसके अलावा और कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसमें कि क्या होने वाला है। ठीक है, वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार क्रिएट एक क्रिया वर्ब के रूप में जब प्रयुक्त होता है तब उसका अर्थ बताना मौलिक रूप से उत्पन्न होना। मौलिक का मतलब एक प्रकार से उसके ओरिजिनल आइडियाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ योग्यता, एबिलिटी, पावर, इमेजिनेशन। ये क्रिएटिविटी शब्द साथ पर निर्माण करने की योग्यता, एबिलिटी टू क्रिएट से है। एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल टू सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं कि बना दिए और उसका कोई समाज में उपयोगिता नहीं आ रही है तो वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा कुछ चीज बनाइए जो एक्चुअल में समाज में काम आए, ऐसा कुछ चीज से भला हो सके, ऐसा कुछ चीज जो आपके भलाई के लिए बने, तब तो वो कहलाएगा रचनात्मकता। ये नहीं कि आपने कुछ भी बनाया तो वो सर मेरी रचनात्मकता हो गई, ऐसा भी नहीं होता। रचनात्मकता के अलग अलग तत्व होते हैं जो आगे चल के अभी हम लोग बताने वाले हैं। अब मैं हर बार की तरह मैं ये जितने भी चैप्टर्स है उसमें परिभाषा को बताता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सीजी व्यापम में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन जो है वो सीजी टेट में और व्यापम शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं। तो वहां पर से यदि मुझे ये जानना होगा कि सर परिभाषाएं कौन कौन से लोगों ने दी है, तो यहां पर मैंने 3-4 लोगों का एक समग्र लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर क्रिएटिव होने की कोशिश भी किया हूं, थोड़ा कलरफुल भी किया हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे, कम से कम देखने में अच्छा लगे। ठीक है, जेम्स ड्रेवर क्या बोलता है? जब जेम्स ड्रेवर से पूछा गया कि यार तुम क्या मानते हो कि हमारी जो रचनात्मकता है वो क्या है आपके अनुसार, तो उसने कहा कि रचनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी चीज नया बना रहे हो तो वो आपकी क्या हो गई? क्रिएटिविटी हो गई, वो आपकी रचनात्मकता हो गई। ठीक है, जब क्रो एंड क्रो से पूछा गया कि आप क्या मानते हैं, तो इसने कहा मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने थोड़ा जोर दे दिया वो ब्रेन हेमिस्फीयर वाला पार्ट में, यानी कि वो जो राइट साइड वाला ब्रेन है उसके तरफ थोड़ा ज्यादा जोर दे दिया कि यार ये मौलिक, अच्छा मौलिक जो है ना, मौलिक का मतलब यार एक प्रकार का ओरिजिनल होता है। ठीक है, ओरिजिनलिटी को मौलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस है कि आप कैसे अपनी जो ओरिजिनल आइडिया है उसको कैसे आप अभिव्यक्त करते हैं। आइडिया है और आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि वो आपका ओरिजिनलिटी, वो आपका क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगा। थर्ड है टर्मन। टर्मन वही बुद्धि वाले टर्मन। ठीक है, बुद्धि चैप्टर में हमने इसको देखा था, विलियम स्टर्न टर्मन। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। देखो इन्होंने थोड़ा सा जोर दे दिया बुद्धिमत्ता पर, मतलब कि बुद्धिमान पर। यदि याद होगा तो मैंने एक थ्योरी बताया था यार कि ऐसा है ना कि एनीबडी हु इज अबव 130 प्लस ऑफ आईक्यू, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आईक्यू बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा है, उसे मैं क्या कहता था कि सर वो ना थोड़ा सा प्रतिभाशाली बालक है। हम लोगों ने यहां तक ये भी देखा था कि सर 120 प्लस वाले को ही आप बोल रहे थे, लेकिन 130 प्लस वाले को तो कंफर्म गारंटी मैं क्या बोलने वाला था कि वो एक प्रतिभाशाली बालक है, कि यार ऐसा है कि वो हमेशा हर चीज में आगे रहेगा, उसका जो सोचने का तरीका है वो बाकी सबसे तेज रहेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, लेकिन ना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली है वही मेरा क्या होगा, वही बच्चा मेरा रचनात्मक भी होगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि यदि उसका लेफ्ट ब्रेन सही एकदम हाई आईक्यू काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका राइट ब्रेन यानी कि क्रिएटिविटी वाला ब्रेन भी है जो है वो एकदम राइट करेगा। बट इसका जो अपोजिट है ये बहुत अधिकतर देखा गया है कि जिसकी जो रचनात्मकता हाई है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो भी हाई ही रही है।
वो भी आईक्यू जो है वो भी थोड़ा सा हाई ही रहा है। डेफिनेटली यार यदि उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो समस्या को अलग अलग प्रकार के समाधान को यदि वो करने में सक्षम है तो उसका एक समाधान करने में कैसे वो सक्षम नहीं हो सकता, यही कहा गया है। लेकिन वो निश्चित एक समाधान को खोजता है तो अलग अलग समाधान भी खोज लेता होगा, इस बात की गारंटी जो है वो नहीं देते। ठीक है, तो मैंने कहा वाइस वर्सा जो है वो पॉसिबल है, सामने वाला जो चीज है वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उसके बाद गिलफोर्ड भी याद होगा। गिलफोर्ड जो है बुद्धि चैप्टर में हमने देखा था, त्रिआयामी सिद्धांत है ना। तो इनके अनुसार बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं, उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है, उनमें लचीलापन, प्रौढ़ता, प्रेरणा एवं संयम की योग्यता पाई जाती है। ये लचीलापन, प्रौढ़ता ये अपने आप में एक अलग डायमेंशन है, अपने आप में एक अलग टॉपिक है पढ़ने के लिए, जिसको मैं अभी थोड़े देर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो गिलफोर्ड ये लचीलापन क्या कह रहा है, प्रौढ़ता क्या कह रहा है, फ्लुएंसी क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या कह रहा है, इसको मैं बताऊंगा। तो इन्होंने क्या कहा उसको हम नीचे में देखेंगे भी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग की सृजनात्मकता, सृजनशील की विशेषता, मतलब यदि कोई बच्चा क्रिएटिव है यार तो उसके अंदर आपको कौन कौन से गुण देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से उनके अंदर एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ बताए हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इसके बहुत सारे अलग अलग आयाम हो सकते हैं, 15 प्रकार का, 20 प्रकार का, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। पहला है सृजनशील बालन में जिज्ञासा की मात्रा अधिक होती है। यार यदि उसको समस्या ही नहीं दिखेगा तो वो समाधान कैसे खोजेगा, और यदि कोई व्यक्ति निश्चित एक समाधान को नहीं खोजना चाह रहा है तो वो अलग अलग प्रकार की समाधान को खोजना चाहेगा, कभी नहीं खोजना चाहेगा। और अगर वो अलग अलग प्रकार की समाधान को ही नहीं खोज रहा है तो वो कहां से रचनात्मक होगा। तो सबसे पहले है कि सर उनमें हमेशा क्या रहेगा, जिज्ञासा की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, अधिक मतलब क्या है, उसमें मतलब जो इंटरेस्ट है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसमें वो सॉल्व करने के लिए एकदम जूझ जाएगा। देखना कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, प्रॉब्लम को एकदम दिल से लगा लेते हैं कि मेरे को इसका आंसर निकालना है, मतलब निकालना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जिज्ञासा है, वो क्रिएटिविटी को दर्शाना चाह रहे हैं कि यार कैसे भी करके मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल लूंगा। ठीक है, सेकंड है सृजनशील बालक काफी लगनशील तथा परिश्रमी होते हैं। डेफिनेटली यार अगर वो किसी निश्चित समस्या का समाधान खोज रहा है तो उसके लिए उसे हार्डवर्किंग, लगनशील और परिश्रमी तो बनना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं बनेगा तो बहुत मुश्किल है कि वो आगे चल के एक अच्छा क्रिएटिव बालक में बदला जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विचारों में व्यवहारिकता तथा वास्तविकता होती है। डेफिनेटली अगर उसके विचारों में यही नहीं होगा कि यार इसका प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ये है और ये सही सॉल्यूशन सभी लोगों के लिए मान्य है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यदि व्यवहारिकता नहीं होगा और वास्तविकता नहीं होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मुंह से, जबान से थ्योरेटिकल निकाल के नहीं होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वास्तविकता, रियलिटी में भी होना चाहिए, एक्चुअल लाइफ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। तभी तो यार वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा, वो मेरा सृजनशील बालक कहलाएगा, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एकाग्रचित्ता की महान गुण होती है। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि सर उसमें ना एकदम अडिग होता है वो। अगर उसके देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है कि एकदम फट से सोचे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकल गया। कई बार प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत देर तक आपको शांत बैठकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप गहन मंथन चिंतन नहीं करोगे तो कैसे किसी निश्चित समस्या का समाधान निकलेगा। ऊपर से यदि आप सोचते हो कि कोई क्रिएटिव माइंड वाला व्यक्ति फट से सोचेगा, मनचला रहेगा, जिसका दिमाग किधर उधर चलते रहेगा, वो क्रिएटिव होगा तो थोड़ा मुश्किल है यार। बड़े बड़े जब फिल्म्स देखते हो, बड़े बड़े जब साउथ की मूवीज देख रहे हो, बड़े बड़े जब एनिमे देख रहे हो, ये सब उसके लिए यार वो जरूरी है कि उनके जो डायरेक्टर्स है ना वो अपने शांत जगह में बैठ के बहुत उसके बारे में सोचते होंगे, तभी जाकर ही उस जो प्रॉब्लम है उसके अलग अलग समाधान को वो लोग खोज पाते होंगे, वरना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है कि मौलिकता एवं नवीनता का अद्भुत गुण होता है। मौलिकता मैंने बताया कि यार ये और कुछ नहीं, ये मेरा ओरिजिनलिटी वाला चैप्टर है। ठीक है, मतलब अगर उनके पास ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, वो कहीं से चोरी करके किसी भी प्रकार की रचनात्मकता को दर्शा नहीं सकते। नवीनता यानी न्यूनेस है, हर एक चीज में एक नया प्रकार का, एक नया आयाम, नया दृष्टिकोण सोचने की एक शक्ति है, तभी तो जाकर उनके पास किसी समस्या का समाधान आ रहा है। उसके बाद सृजनशील बालकों में संदेह की मात्रा अधिक होती है। हाँ, यदि वो हर बात पे सवाल उठाएंगे तभी तो जाकर वो हर बात के सवाल को खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रत्येक बहुप्रचलित धारणा की भी नई सिरे से जांच करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं ना कि यार जो ऑलरेडी बहुत सालों से जो थ्योरी चल रही है उसमें मैं कुछ नया करके देखता हूं। वो नया करना, नवीनता, वही जो ऊपर मैं देख रहा हूं कि नवीनता वही तो क्रिएटिविटी है। तो यार ये सभी चीजें जो है मिलाकर मुझे क्या दिखती है कि सर ये सभी गुण यदि किसी बच्चे में दिख रहा है तो मैं कहूंगा कि वो जो बच्चा है थोड़ा सा क्रिएटिव है, थोड़ा सा रचनात्मक है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उस पूरे चैप्टर में यदि कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो वो यही है यार। ठीक है, कि आपको ये देखना पड़ेगा उसके एक्चुअल में तत्व क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल इसको याद करना है तो याद करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप ऐसे करके एक मिनोमोनिक्स बना लो। कैसे? FFOE। ठीक है, FFOE। ठीक है, याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे, FFOE। ठीक है,
पहले एफ का मतलब फ्लुएंसी है, सेकंड एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, थर्ड एफ का मतलब क्या है, ओरिजिनलिटी है, और चौथे एफ का मतलब क्या है, मेरा एलाबोरेशन है। ठीक है, अब जैसा भी याद कर लो, फफोई बोल के याद कर लो, फोफोई बोल के याद कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। याद रखना है केवल कि क्या है मेरा एफ एफ ओ, यही तरीके से याद करना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो क्रिएटिविटी का चैप्टर है वो इसी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। पहले की ओर चलता हूं कि यार जो फ्लुएंसी है, कि ये जो प्रवाहता वाली बात है, ये क्या है? प्रवाहता का मतलब क्या होता है कि अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे विचारों को आने देना, फ्लुएंसी के साथ, प्रवाह के साथ उन विचारों को आने देना। अगर विचार नहीं आएंगे तो भैया उसके अंदर समस्या समाधान की वो जो गुण है वो कैसे आएगा? ठीक है, प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर आधिकारिक विचारों अथवा बहुत सारे उत्तरों को प्रस्तुत करने से है। अब बहुत सारे अलग अलग उत्तर को प्रस्तुत नहीं करेगा तो समस्या समाधान का अलग अलग प्रकार को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। अगर मन में, विचार में प्रवाह ही नहीं है, बहुत सारा आइडियाज ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो कैसे क्रिएटिविटी होगा? तो इसीलिए जो मेरा पहला एस्पेक्ट है, जो मेरा किस पे है, तो वो मेरा फ्लुएंसी पे है। जैसे ही फ्लुएंसी वाला जो चीज है, अगर फ्लुएंसी उसके अंदर आने लग गई तो एक और फैक्टर, एक और तत्व को जोड़ दूंगा, जो कि है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी। यार फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। लचीलापन का मतलब अगर मेरे इस समस्या का समाधान ये नहीं हो सकता तो क्या वो हो सकता है, और अगर क्या वो भी नहीं हो सकता तो क्या जो तीसरा मैंने आयाम सोचा है क्या वो भी हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये उस बात को बोल रहा है कि समाधान में विविधता खोजने से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उस समस्या का समाधान जो है वो क्या है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? फ्लेक्सिबिलिटी बोलूंगा। ठीक है, नम्यता लिखा है, लचीलापन लिखा है। देखो हिंदी वाले में क्या दिक्कत ये है ना कि उसमें बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ना अलग अलग शब्द को देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में जो 4 टाइप्स है ना, ये 4 टाइप से ही आपका हर एक चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 टाइप्स को आप लोग याद कर लो। ठीक है, टॉरेंस के अनुसार दिया गया ये 4 प्रकार के तत्व है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। ये जो व्यक्ति जो मैंने यहां पर फोटो रखा है ना, ये भैया मेरे फादर ऑफ द क्रिएटिविटी है। फादर ऑफ द क्रिएटिविटी मतलब मेरे टॉरेंस भाई साहब ही हैं। ठीक है, अब ये प्रवाह और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजी हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनलिटी। जो इतने देर से मैं कह रहा हूं कि यार आपका जो आइडिया है ना वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर उसके अंदर ओरिजिनलिटी, नयापन नहीं रहा। अब यार शार्क टैंक इतनी बड़ी चीज चल रही है कि लोग आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, यार उनके अंदर ना ओरिजिनल आइडियाज है कि सर हम बेच तो वो जूता रहे हैं, बेच तो वो कपड़ा रहे हैं, बेच वो कुछ सामान को रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई इतना अच्छे तरीके से किए हैं, अपने ओरिजिनल आइडिया से किए हैं कि शार्क्स को अच्छा लग रहा है और वो लोग उन पे इन्वेस्ट करने को रेडी हो जा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है, जिसको एक्चुअल में आपने कहीं से चुराया है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं हुई ना, तो वो तो फिर चोरी हो गई। जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यार जो मैं ये टेम्पलेट चोरी करता हूं वो मेरी क्रिएटिविटी थोड़ी है यार। मेरी क्रिएटिविटी सिर्फ इतनी है कि मैं अलग अलग कलर यूज करके आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, उसके अलावा इसमें मेरी क्रिएटिविटी कुछ खास है नहीं। मैं थोड़ा बहुत ये जो डायग्राम्स वगैरह है इसको कहां से कैसे लगाना है, ये थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है। बाकी ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज नहीं है कि इसको मैं ऐसे कलर करूंगा, इसको मैं ऐसे कलर करूंगा। ये जो टेम्पलेट्स बना हुआ है जिसको मैं आकर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो इसीलिए मेरी क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक दूसरा ही आयाम है। और लास्ट है एलॉबरेशन। पूरा आपने आइडिया बना लिया हर एक चीज का कि यार ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, लेकिन यदि आप उस आइडिया को आप रख नहीं पा रहे हो, आप उसको एलोबरेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका विस्तृत व्याख्या नहीं कर पा रहे हो, उसका गहन प्रस्तुतिकरण उसको आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, सब चीज कर लिया, पूरा बढ़िया एकदम मस्त खाना वाना बना लिया, लेकिन उसको किसी को खिला नहीं सकते, तो यार क्या मतलब ऐसा खाना बनाने का? तो वही है कि यार यदि उस चीज का एलॉबरेशन नहीं होगा तो वहां पर ये जो मेरा फोर्थ वाला जो तत्व है वो फेल हो जाएगा। एक्चुअल में क्या था ना कि ये इसमें आगे हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरता है, और जब प्रोसेस को आप देखोगे ना तो एक व्यक्ति को और जानेंगे। व्यक्ति का नाम ग्राहम वॉल्स है और उनका भी क्रिएटिविटी में काफी योगदान रहा है, और जब वो पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा कि यार क्रिएटिविटी जो है ना वो कैसे काम करती है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में जो बेसिक आइडिया है कि एक्चुअल में व्हाट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की विशेषताएं क्या है, और ये जो हेमिस्फेरिकल यानी कि जो ब्रेन वाला जो मैंने आपको ये पार्ट समझाया है वो आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो थोड़ा छोटा रखते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और ठीक है फिर आगे देखते हैं आने वाली क्लासेस में।